नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज एनआर के भी, और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं, हम दोनों हैं नेशन नाउ पर, और नेशन नाउ है हमेशा आपके साथ। और आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। और अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। और रमजान का महीना भी चल रहा है, आप सबको एक बार फिर रमजान मुबारक। प्रदीप जी बोलना चाहेंगे कुछ? To our viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. And as you said, Ramzan is a festival where most of our Muslim brothers and sisters are totally in fast, and we hope that all their prayers are answered. I hope so too, and I hope all of them pray for peace, prosperity, independence, and strengthening of the nation. I hope that happens, and peace to the world. I hope that really and truly happens. So, Pradeep ji, we've got rape cases all over the place. We've got the first day of the assembly of this particular session, and it's been very, very colorful. बहुत कलरफुल हुआ है इस बार। और ये एक बार फिर बार ये बात उठ रही है कि शिंदे साहब और फडणवीस साहब के बीच में कुछ बन नहीं रही है। The Cold War. कोल्ड वॉर विच बिकम्स हॉट सडनली, कभी कभी गर्म भी हो जाती है। लेकिन असल में वॉर है भी या नहीं है किसी को मालूम नहीं है। लेकिन एक चीज तो है, जो अभी अबू हसन आजमी साहब ने कहा कि भाई बादशाह औरंगजेब जो हैं वो बहुत अच्छे क्या थे, वो प्रशासक थे, बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे। उसको लेकर के एकनाथ शिंदे साहब ने कहा है कि इनके खिलाफ देशद्रोह का केस होना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, सुप्रिया सुले जी जो हैं ऑन द स्टेट ऑफ द रोड्स एंड ऑन द स्टेट ऑफ द MSRTC बसेस, वो कह रही हैं कि वो आमरण अनशन करने वाली हैं। धनंजय मुंडे साहब को लेकर के बहुत अटकलें लगाई जा रही हैं। पूरी ऑपोजिशन बोल रही है कि इनका इस्तीफा लिया जाए। और वो कौन है साहब, वो मंत्री जी जो हैं जिनके खिलाफ, कोकाटे साहब जो हैं, The agricultural minister Kokate, who has been convicted of the crime, and they want him to resign because he's already convicted. वो कहते हैं भाई कन्विक्शन हो गया तो इनको बोलिए रिजाइन करें। बिल्कुल। तो अभी फिलहाल तो उन्होंने रिजाइन किया नहीं है। The most important thing is Raksha, what we saw in the last few days, that Raksha Khadse's daughter, a union minister's daughter, were harassed in our probably own near constituency in Maharashtra. Right. Yes. And we had a state where Raksha Khadse, the cabinet minister, union cabinet minister, had to go to a local police station to register an FIR. That's right. They weren't even registering an FIR. That's right. It happened. So the delay forced her to visit the police station. That shows so much. And देवेंद्र फडणवीस साहब ने कहा है कि वो किसी और पार्टी के थे। नहीं, see, his point was straight to Eknath Shinde जी पार्टी। बोले कि एक विशेष पार्टी के, and the विशेष पार्टी was Eknath Shinde जी। So let's ask व्यास साहब, सुशील व्यास साहब, एकनाथ शिंदे शिवसेना, एक्चुअली आधिकारिक शिवसेना वही है, वो इस वक्त हमारे साथ हैं। व्यास साहब नमस्कार। नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र सर। जय भवानी, जय शिवाजी। जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। तो सर ये क्या है, ये जब देवेंद्र फडणवीस साहब कहते हैं कि वो एक विशेष पार्टी के थे जिन्होंने एकनाथ खड़से साहब की जो नवासी है उसके साथ कुछ हैरेसमेंट वगैरह की, तो क्या वो आपकी पार्टी की तरफ क्या वो पॉइंट कर रहे हैं सर? बजाज जी, मैं नहीं जानता वो मुख्यमंत्री जी किस पार्टी की तरफ इंगित कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ, 2 कदम चल के कहता हूँ कि जो प्रमुख आरोपी जिसका नाम लिया जा रहा है वो हमारे वो जो स्थानीय MLA हैं वहाँ के, चंद्रकांत पाटिल जी, उनके कट्टर समर्थक हैं। अब चूंकि समर्थक हजारों होते हैं, समर्थक कोई गुनाह करे इसका मतलब ये नहीं कि वो MLA उसके लिए दोषी है, और अगर MLA उसको बचाने के लिए सामने आता है तो वो भी दोषी है। जहाँ तक कि हमारी पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है, मैं आपसे फिर एक बार एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेंस यूज करना चाहता हूँ शब्द, ऑफिशियल स्टैंड ऑफ शिवसेना इज, जो भी कल्प्रिट है इसमें, चाहे वो खुद MLA के रिश्तेदार हो या उनके समर्थक हो, उनसे कड़ी से कड़ी कार्रवाई कानूनी रूप से जो भी भारत का कानून है उसके हिसाब से की जानी चाहिए, और हो भी रही है। एक आरोपी अरेस्ट हुआ है, बाकी 4 लोगों की जांच पड़ताल की जा रही है, उनको खोजा जा रहा है। जो भी आरोपी है, अगर वो खुद शिवसेना का कितना भी बड़ा पदाधिकारी भी, आपने देखा होगा हिट एंड रन केस में हमारा वो उपनेता था, उसको भी हमने इमीडिएटली हटा करके उसके खिलाफ उसको अरेस्ट करने का काम किया। सवाल ये नहीं है कि कोई शिवसेना से संबंधित अगर कोई व्यक्ति हो तो उसको कोई कानून से छूट है, कोई नहीं। हिंदुस्तान का कानून सबके लिए बराबर है, अगर किसी ने गुनाह किया तो उसकी सजा उसको मिलनी चाहिए। प्रदीप जी, आगे जाके और एक किस्से में जो स्वर गेट है पुणे में, जो रेप केस है, बस स्टैंड में जो रेप हुआ, बस के अंदर जो रेप हुआ,
योगेश कदम जी जिस प्रकार से बोले कि चीखने चिल्लाने की आवाज नहीं आए, देयर वाज नो, तो उसमें देवेंद्र फडणवीस जी हैड टू इंटरवीन एंड से दैट ये संवेदनशील मामला है, तो आई एक्सपेक्ट माय मिनिस्टर्स टू बहुत संवेदनशील तरीके से लोगों से रिप्लाई करे या मीडिया में कुछ बात करे। नाउ बार बार ये चीज आ रहा है कि इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स समथिंग ऑफ द कोल्ड वॉर बिटवीन एकनाथ शिंदे जी एंड देवेंद्र फडणवीस जी। भले उन्होंने कहा ठंडा ठंडा कूल कूल, नो कोल्ड वॉर, बट क्या उसके बाद जो अलग अलग तानाजी सावंत जी के स्कैम जो उन्होंने कहा कि 3000 करोड़ प्लस का उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट रोक दे मैकेनाइज्ड वर्किंग सर्विसिंग का, तो एक के बाद जो घटना इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स एकनाथ शिंदे जी वर्सेस देवेंद्र फडणवीस जी। हाउ डू यू सी दैट व्यास जी? मैं देवेंद्र फडणवीस जी और एकनाथ शिंदे जी के रिश्तों के ऊपर आऊं उसके पहले आपने 3 घटनाएं गिनाई। योगेश कदम जी गृह राज्य मंत्री जो शिवसेना से संबंधित है, उन्होंने स्वारगेट के घटना के बारे में जो बयान दिया, उसको लेकर के जो मुख्यमंत्री फडणवीस जी ने जो कहा वो आपने बयान किया। अब वो योगेश कदम जी, अभी सही कहा फडणवीस जी ने, नए नए जूनियर मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, उनकी भावना वो नहीं थी। उनकी भावना ये थी कि ये घटना जब हुई उस तरह की अगर कोई वहां पे आवाज वगैरह कोई होता तो शायद बहुत तेजी के साथ एक्शन हो सकती थी, आवाज वगैरह हुई नहीं। तो उनका कहने का मतलब ये नहीं था कि उसमें किसी तरह से कोई मिली भगत थी या जो आरोपी है और वो जो पीड़िता है उन दोनों का कोई आपस में संबंध रहा होगा, इस तरह के कहने की भावना उनकी नहीं थी। और लेकिन ठीक है, योगेश कदम जी ने एक बहुत भोलेपन में उस चीज को कहा, उनका कहने का मतलब अन्यथा न लिया जाए। यही बात फडणवीस जी ने कहा कि वो अभी जूनियर मंत्री हैं, उन्होंने कोई इस तरह की बात नहीं कही कि जिस तरह से हम कोई इसका अलग अर्थ निकालें। और रही बात आपने एक चीज और कही, वो तानाजी सावंत जी मंत्री थे, तो 3000 प्लस नहीं, 3000 ने, मैं आपको एक्चुअल आंकड़ा दे देता हूँ, 3200 करोड़ का कोई जो एक कॉन्ट्रैक्ट था, उसको रिव्यू करने की बात जो थी वो आप बता दें आपको कि आज फडणवीस साहब ने खुद ने कल शाम को, सॉरी, जो असेंबली सेशन के पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उनके दोनों तरफ दाएं बाएं दोनों उप मुख्यमंत्री बैठे थे और फडणवीस जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि ये जो खबर फैलाई जा रही है झूठ है, इस तरह की कोई जांच, इस तरह की कोई रोक स्थगिति वो जो तानाजी सावंत ने जो कॉन्ट्रैक्ट दिया उस पर नहीं लाई गई है। तो ये बात वहां क्लियर हो जाती है। अब रही बात कोल्ड वॉर बिटवीन शिंदे जी एंड फडणवीस जी, ये सारी प्रेस की एक अफवाह, आई एम सॉरी टू यूज द वर्ड, उसमें आप लोग नहीं आते। आप एकदम मैं कहता हूं कि ट्रांसपेरेंसी के साथ प्रेस के जिम्मेदारी को आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं आपको खाली राजी करने के लिए नहीं कह रहा, वहाँ ये बातें मैं अपने मित्रों के साथ बाहर भी शेयर करता हूँ कि आप एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड जो बात होती है वो करते हैं। इस तरह का कोई कोल्ड वॉर, हमारी बड़ी जिम्मेदारी के साथ अजीत पवार जी, शिंदे जी और फडणवीस जी आपस में तालमेल करके सरकार को मजबूती के साथ चला रहे, कहीं कोई आपस में अनबन नहीं है। ये अनबन जो है ये एक प्रेस में फैलाई गई एक हवा है और इसमें कोई लेकिन सुशील व्यास जी, हाँ जी, मैं छोटी सी बात आपके एक सामने रखना चाहता हूँ। हाँ जी, आई एम श्योर डॉक्टर सुधीर ढूने विल एग्री विद मी। वेलकम टू द शो डॉक्टर ढूने, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। आई एम कमिंग टू यू इन जस्ट अ मिनट। हाँ सुशील व्यास जी, अगर मान लीजिए थोड़ी बहुत टेंशन या स्ट्रेस है भी तो क्या हो गया, बोथ आर वेरी स्ट्रांग पर्सनैलिटीज। दिस इज माई व्यू, ये मेरा व्यू है सर। देवेंद्र फडणवीस, पूरी बात सुनिए सर, देवेंद्र फडणवीस इज अ वेरी स्ट्रांग पर्सनैलिटी। यस, आदरणीय सम्मानीय एकनाथ शिंदे साहब इज अ वेरी वेरी स्ट्रांग पर्सनैलिटी। आई नो हिम, I know how he has struggled, how he has come up. Ajit Dada Pawar himself is a very strong man, and at the moment, of course, Ajit Dada Pawar is not in the mix. लेकिन अगर दोनों के बीच में मेरा ये मानना है, एकनाथ शिंदे साहब और देवेंद्र फडणवीस साहब के बीच में अगर कोई तनाव ना हो तो वो बहुत ही मेरे लिए टेंशन की बात होगी, क्योंकि इसका मतलब कोई काम नहीं हो रहा है। Let me tell you very frankly, because both have their own ideas with regard to development of the state, और उसमें डिसएग्रीमेंट्स होना लाजमी है। अगर डिसएग्रीमेंट नहीं हो रही है इसका मतलब कोई काम नहीं हो रहा है। दैट इज माय व्यू। सुशील व्यास जी, अब आप इसके बारे में आपकी क्या सोचा है, अब आप बताएं प्लीज, प्लीज गो अहेड सर। नहीं, मैं आपकी बातों से कुछ हद तक सहमत हूं, लेकिन इस तरह की कोई यथार्थ हम देख रहे हैं कि इस तरह की कोई बहुत ज्यादा सीरियस डिस्प्यूट जैसी कोई बात है नहीं। आई एम नॉट सेइंग देयर इज अ पॉलिटिकल डिस्प्यूट, नो सर, प्लीज डोंट ट्राई एंड मिसअंडरस्टैंड मी। आई एम नॉट सेइंग both are not committed to the same goal. आपस में अगर इतनी दो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज सरकार में हैं और एक पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं
और उसके बाद अब वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। एक पहले मुख्यमंत्री थे, वो डिप्टी सीएम बने, उसके बाद फिर सीएम बन गए, और उन दोनों के बीच में कोई तनाव की स्थिति ना पैदा हो, वो नामुमकिन है, हो ही नहीं सकता। इट टू माई माइंड दैट इज ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। इट इज द ओनली कॉन्सिक्वेंस इज कि दोनों के बीच में अगर डिसएग्रीमेंट है तो डिबेट होनी चाहिए, विच विल बी वेरी गुड फॉर द स्टेट। दैट्स माय ओपिनियन। बजाज जी देखिए, दोनों पार्टियां अलायंस में है जी, और दो पार्टी अलग अलग है, स्वतंत्र उनका अस्तित्व है, इसका मतलब विचारधारा कहीं न कहीं थोड़ी बहुत अलग होगी, अदरवाइज तो मर्ज हो जाते। अगर दो स्वतंत्र पार्टियां राजनीतिक रूप से कार्यरत करेक्ट, हैं, एब्सोल्युटली तो करेक्ट। निश्चित रूप से उन दोनों की विचारधारा कहीं न कहीं थोड़ी बहुत अलग अलग है, लेकिन राजनीतिक परिवेश को देखते हुए आज अलायंस में साथ में है, इसलिए मिलजुल के काम करना है। आप जो कह रहे हैं बात ठीक है, कहीं न कहीं हो सकता है तो माइनर, क्योंकि सर हमने देखा है ना, हमने देखा हर जगह में जहां पे अलायंस होती है वहां टेंशन होती है। तो ये बीजेपी सेना के बीच में भी हुई, हर जगह पे गठबंधन की हुई। राजनीति में स्वाभाविक है उसमें, लेकिन सरकार के अस्तित्व के इसको कोई बहुत बड़ा असर इस पे आने वाला नहीं। और इसका बतंगड़ बनाना, ये कहना ये हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। इन्हें नहीं, ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि सर मैं बोल सकता हूं, मैं बोल सकता हूं इसका। मुझे एज ए प्रवक्ता काम करना है। इट्स ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस। इतना खोलिए सर, इट्स ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस। हम लोगों के लिए बड़ी दिलचस्प बात है, हम लोगों के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होता है कि इधर से उन्होंने कह दिया कि ये मैं इतना कमजोर नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, वो छोड़िए। मैं एक ही चीज कह सकता हूँ, आपके विचारों से मैं सहमत हूँ जी। थैंक यू सो मच व्यास साहब, डोने साहब, थैंक यू सो मच। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर मीटिंग द बोथ ऑफ यू, एंड बोथ ऑफ यू टुगेदर फैंटास्टिक। आई एम श्योर वी गोना हैव अ ग्रेट शो टुनाइट। आज का शो बहुत जबरदस्त होने वाला है सर। डॉक्टर ढोने, हाँ डॉक्टर साहब, बोलिए सर। आपसे सर मैं ये एक बात पूछना चाह रहा हूं कि आपके किसी भी मंत्री के ऊपर, जब आप लोग पावर में थे, किसी के ऊपर जरा भी आरोप लगता था, आप यार उसका इस्तीफा ले लिया करते थे। अब यहां देखिए, धनंजय मुंडे साहब बिल्कुल नहीं दे रहे, वो क्या कोकाटे साहब बिल्कुल नहीं दे रहे। सर ये क्या चल रहा है, बताएं सर प्लीज। नहीं, ऐसा है सर, इसके लिए चाहिए नैतिकता, हाँ, जो भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। और महाराष्ट्र में जब से ये देवेंद्र फडणवीस जी बने हैं, तब से तो नैतिकता भारतीय जनता पार्टी के पास रही नहीं। उन्होंने उनके जितने भी मंत्रियों पे आरोप है, किसी को नहीं निकाला, सिर्फ एक मंत्री को निकाला था, वो थे खड़से साहब। क्योंकि खड़से साहब ने बोला था कि बहुजन समाज का मुख्यमंत्री होना चाहिए था, तो इसीलिए उनको लगा कि ये मुख्यमंत्री पद की डिमांड कर रहे हैं, तो उनको उन्होंने जानकारी दी है, जो विरोधी लोग हैं देवेंद्र फडणवीस जी ने, और उनका इस्तीफा लिया। बाकी किसी का इस्तीफा उन्होंने लिया नहीं। कई लोगों पे आरोप लगे। तो ये नया महाराष्ट्र है, नई बीजेपी है ये 2014 के बाद की, जहाँ नैतिकता कुछ नहीं चलती, नैतिकता इनके आसपास भी नहीं भटकती। एक बात। दूसरी बात ये तानाजी सावंत है, ये इनको क्यों मंत्री पद में नहीं लिया गया, मंत्रिमंडल में क्यों नहीं लिया गया, ये आप अगर बात पूछेंगे, ये व्यास साहब को भी मालूम होगा, बहुत सारे लोगों को मालूम है। इन्होंने इतना करप्शन किया है, आपको बताओ, ये महात्मा फुले जन आरोग्य योजना है, ये महात्मा फुले जन आरोग्य योजना हॉस्पिटलों में उसकी परमिशन देने के लिए 25-25 लाख रुपए इन्होंने लिए थे। और कोई भारतीय जनता पार्टी का एमएलए गया, शिवसेना का एमएलए गया, उन्होंने रिकमेंडेशन किए, उनके पास गए कि भाई ये आप कर दो, तो जो शिवसेना है, शिंदे साहब की शिवसेना का एमएलए हो, भारतीय जनता पार्टी का एमएलए हो, या किसी भी पार्टी का एमएलए हो, वो जाता था उनके पास, भाई ये काम कर दो, हमारे जिले का काम है, हमारे शहर का काम है, वो डॉक्टर बहुत अच्छा काम करते हैं, गरीबों की सेवा करते हैं, उनको परमिशन दिला दो। तो तानाजी सावंत बगैर पैसे का 25 लाख रुपए लिए काम नहीं करते थे। इसीलिए सभी लोगों ने प्रेशर लाए अभी देवेंद्र फडणवीस जी पे कि भाई आपके मंत्रिमंडल में वो नहीं रहना चाहिए। ये कंप्लेंट करने वाले सभी पार्टी के हैं, वो शिवसेना के भी है, एकनाथ शिंदे जी के, भाजपा के भी है, राष्ट्रवादी के भी है। सब लोगों ने कंप्लेंट करके उनको मंत्रिमंडल में आने से रोका है। जबकि ये लोगों ने बोले कि ये बहुत करप्ट आदमी है, हमारे भी काम नहीं करता, तो मजबूरी में उनको नहीं लिया गया। ये हकीकत है। तानाजी सावंत एकदम करप्ट आदमी है। तो ये तो उनके किस्से सभी लोग बताएंगे आपको। अब आप शिवसेना के एमएलए को पूछे, एकनाथ शिंदे जी के, वो भी बताएंगे। ऐसी हकीकत थी ये। और इसीलिए अभी आजकल ऐसा है, कांग्रेस के समय में कोई आरोप हुआ, उसमें कोई तथ्य हो ना हो, आरोप हुआ तो किसने कपड़े बदले 4 बार, वो शिवराज पाटिल ने उनको इस्तीफा देने को बोले, किसी ने अपने विलासराव देशमुख ने अपने लड़के को लेके गए बॉम्बस्फोट के बाद ताज में, तो उनका भी इस्तीफा लिया गया। तो ये नैतिकता कांग्रेस के वक्त में थी, कांग्रेस पार्टी में थी,
ये इनके पास नहीं है भारतीय जनता पार्टी के। और हमने देखा कि एनफोर्स भी किया था, राहुल गांधी जी के केस में तो एनफोर्स किया था उनका घर। हाँ, घर नहीं, वो भी पार्लियामेंट से उनका और एक थे, और एक शायद एक केरल के शायद एक ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनका भी वैसे ही किया था। बिल्कुल, कुछ मोहम्मद करके थे वो केरल के, उनको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया था, जैसे उनपे वो आरोप ऑर्डर मिलने से पहले डिस्क्वालीफाई हो गया था। हाँ, दोनों भी राहुल गांधी भी डिस्क्वालीफाई किए गए थे। राहुल जी को ऑर्डर नहीं मिलने से पहले सुनील केदार महाराष्ट्र के, उनको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया था। तो लेकिन जो जल्दबाजी इन्होंने उस वक्त दिखाई थी, महाराष्ट्र के यही थे नार्वेकर साहब, तो वो जल्दबाजी अभी वो नहीं दिखा रहे। बट मेन मुद्दा यह है कि लाड़की बहन के भले इंस्टॉलमेंट व्यास जी दे रहे हैं 8 तारीख को, मार्च को, बट बात यह है कि बहन सुरक्षित है क्या? यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर रक्षा खड़से को खुद पुलिस स्टेशन जाना पड़ा अपने बेटी के लिए, न्याय के लिए, उनको एफआईआर करके आरोपियों को पकड़ने के लिए। एक कैबिनेट मिनिस्टर को, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर को लोकल पुलिस स्टेशन में जाकर बैठकर वहां पर एनफोर्स करना पड़ रहा है। क्या दिखलाता है? धोने साहब, बार बार आप लोग चिल्ला रहे बहन सेफ नहीं है, लाड़की बहन सेफ नहीं है, सिर्फ स्कीम्स ऑन पेपर है, लोगों को पैसे भी मिल रहे हैं, बट दिस इज क्राइम, जो क्राइम अगेंस्ट वुमन। आज सुप्रिया सुले जी भी जिस प्रकार से बस स्टैंड पे यात्रा किया था, सपकाल जी ने भी हंगामा बहुत कर दिया, तो क्या देख रहे हैं? हाउ डू यू सी दैट लॉ एंड ऑर्डर अगेंस्ट वुमन स्पेशली? नहीं, ऐसा है, वो जो रक्षा खड़से जी की जो लड़की है, उसके साथ तो बॉडीगार्ड सिक्योरिटी भी रहती है। इसके बावजूद अगर उनके साथ छेड़खानी करने का मामला हुआ हो, तो ये बहुत ही गलत बात है। यानी अब कहाँ जा रहा राज? वो आई, पुलिस स्टेशन में आई, जब उसकी बच्ची पे, खुद के बच्ची पे अगर हुआ तो कोई भी माँ को बुरा किसी को भी बुरा लगेगा। जब वो आई और उन्होंने बताया, उन्होंने खुलेआम बोला, आइए, उन्होंने, मैं उनका तो स्वागत करता हूँ कि उन्होंने अच्छा खुलेआम ये बात बोली। लेकिन इसका मतलब यही है कि इस राज्य में अभी जो गुनहगार लोग हैं उन पे कोई दहशत नहीं रही है, और जो गलत बात बोलते हैं, वो प्रशांत कोरटकर हो या फिर उसके पहले जो राहुल सोलापुरकर हो, जिन्होंने शिवाजी महाराज का अपमान किया, उनके घर के सामने उन्होंने सुरक्षा तैनात की गई। तो सुरक्षा तैनात की, तो जो भी गुनहगारी करेगा, जो गलत बोलेगा, जो शिवाजी महाराज का अपमान करेगा, उनकी सुरक्षा करने का काम ये सरकार करेगी। और यही बात अभी ऐसी फैल रही लोगों में, तो अब लोगों की गुनहगारी जो प्रवृत्ति बढ़ रही है, और लोग डर नहीं रहे, क्योंकि लोगों को दिख ही नहीं रहा कि यहाँ पे कुछ कायदा सुव्यवस्था की स्थिति इस राज्य में है। जी, लेकिन ढोने साहब अभी हाल ही में एक छोटी जस्ट साइड लाइट, लेकिन मैं चाहूंगा आप उस पर रिएक्ट करें, और उसके बाद थोड़ी देर के बाद जब आप फिनिश कर लेंगे, उसके बाद इसी के ऊपर मैं व्यास जी के पास जाऊंगा। आई डोंट नो वेदर व्यास जी वुड लाइक टू रिएक्ट ऑन इट और नॉट। वो अबू आसिम आजमी साहब जो हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने कुछ तारीफ करी है बादशाह औरंगजेब की। उन्होंने कहा कि भाई औरंगजेब की फौज में हिंदू कमांडर इन चीफ हुआ करते थे, बहुत हिंदू एडमिनिस्ट्रेटर भी थे, और औरंगजेब जो था वो बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था, ये सब उन्होंने कहा है। जिसके ऊपर एकनाथ शिंदे साहब ने कहा है कि अबू आसिम आजमी जैसे आदमी के ऊपर देशद्रोह का केस होना चाहिए। क्या कहेंगे सर आप डॉक्टर? तो किसके तरफ उन्होंने डिमांड किया? ट्रम्प साहब के तरफ किए क्या डिमांड? डॉक्टर नहीं, किसके तरफ किए उन्होंने कहा कि डिमांड? नहीं, ये अप्रूवल किसके भेजेंगे? वो ट्रम्प साहब की तरफ भेजेंगे या मोदी साहब की तरफ भेजेंगे? अब ये तो खुद डिप्टी सीएम है, उन्होंने डिमांड करने की जरूरत नहीं है, उन्होंने एक्चुअल में कृति करनी चाहिए। लेकिन हकीकत ऐसी है, अबू आसिम आजमी जो है, उन्होंने जो बोला वो मीडिया ने ऐसा पूरा नहीं दिखाया। उन्होंने जो बोला, देखिए उनके शब्द होंगे, एडमिनिस्ट्रेटर थे, वो बोला उन्होंने, मैंने देखा है पूरा, लेकिन मीडिया जो बताती है पूरा नहीं बताया। उनको पूछा गया है कि आप औरंगजेब को किस नजर, उन्होंने शुरुआत ऐसी की है कि देखिए भाई, ये कोई धार्मिक लड़ाई नहीं थी, औरंगजेब के साथ हिंदू सेनापति भी थे, और संभाजी महाराज के साथ, शिवाजी महाराज के साथ मुस्लिम सेनापति भी थे। संभाजी महाराज के और शिवाजी महाराज के सेना में मुस्लिम सैनिक थे, बड़े पदों पे थे, और औरंगजेब के साथ भी हिंदू सैनिक भी थे। तो ये उन्होंने बताया। तो ये बात, ये लड़ाई धार्मिक नहीं थी, ये पॉलिटिकल थी, ये राजकीय लड़ाई थी, ऐसा उन्होंने बोले। ये बोलने के बाद पत्रकार बोलते कि आपको क्या, आप देखते हैं उनके इसमें कि कैसा राजा इतिहास माना जाएगा इसको, कि कैसा राजा था? तो ये बोले कि एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा संभाला, ये बोला। अब उसका एडमिनिस्ट्रेशन होगा सही में अच्छा, लेकिन ये जो है
उन्होंने ये कभी नहीं बोला कि उसने जो किया औरंगजेब ने वो विदेश सही है, ऐसा नहीं बोला। ऐसा कभी नहीं बोला उन्होंने, ऐसा पूरा बोला नहीं। और ये बात ऐसी है कि औरंगजेब को आप अगर धर्मांध बोलते हैं तो वो धर्मांध था। औरंगजेब कट्टर मुसलमान था। जब उसको यहाँ जाना था हज को, तो उसने वो कुछ टोपी सिला के उन्होंने उसके वो पैसों से हज गया। तो वो नहीं चाहता था कि मेरे राज दरबार से पैसों से मैं कुछ करूं। ये ऐसी हमने सुना है। तो उस संभाजी महाराज की जो आंखें निकाली, या जिस तरह से उनको बुरी तरह से उनको मारा गया, तो ऐसा भी इतिहासकारों ने बताया कि ये मनुस्मृति के सीख है कि उन्होंने उनके हिंदू जो उनके ब्राह्मण सैनिक ब्राह्मण उनके दरबार में थे, उनको पूछा कि भाई आपके धर्म में कड़ी से सजा क्या है। तो उन्होंने बोले कि ये संस्कृत पंडित थे संभाजी महाराज। तो हमारे धर्म में ऐसा है कि जो शूद्र है, संभाजी महाराज शूद्र ही थे उनकी ब्राह्मण समाज के नजर में। शिवाजी महाराज भी शूद्र थे। तो अगर इनको कैसी सजा देनी चाहिए, तो उन्होंने बोले कि इन्हें संस्कृत पढ़ना कोई शूद्रों के लिए हमारे धर्म में नहीं है। मनुस्मृति में ऐसा है कि जो शूद्र संस्कृत पढ़ेगा उसकी आंखें निकाली जाए। तो ऐसा भी हमने पढ़ा है, इतिहासकारों ने लिखा है कि उनको मनुस्मृति की जो सजा थी, मनुस्मृति में जो उन्होंने गुनाह के लिए सजा देना चाहिए, तो मनुस्मृति के हिसाब से दिए थे। उनके साथ भी थे। आपको पता है अफजल खान का जो साथ था भास्कर कृष्णाजी कुलकर्णी था जी। उसने शिवाजी महाराज पे वार किया था। तो जो अबू आसिम आजमी ने जो बोला, कोई वो गलत बात नहीं बोले कि ये लड़ाई पॉलिटिकल थी, कोई धार्मिक लड़ाई नहीं थी। ये हकीकत है जी। लेकिन उन्होंने ऐसी उनकी तारीफ में नहीं बोला। वो पत्रकार ने पूछा कि औरंगजेब को कैसा याद रखा जाएगा इस देश में, तो बोले वो एक एडमिनिस्ट्रेटर अच्छा था, ये बोला। हाँ, उसकी कोई उन्होंने ऐसी तारीफ नहीं। व्यास जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे इसके बारे में? डॉक्टर साहब ने जो कहा, तो मैं मानता हूं कि इस समय वो कांग्रेस के अधिकृत प्रवक्ता के रूप में बोल रहे हैं, इनकी व्यक्तिगत राय नहीं है। तो मैं मान लेता हूँ आज अबू आजमी साहब जो समाजवादी पार्टी के तीसरे टर्म या चौथे टर्म के विधायक हैं, उन्होंने जो कुछ भी कहा, कांग्रेस अपने आप को उससे जोड़ रही है। नहीं, मैंने जोड़ा नहीं सर, मैंने उनका सिर्फ क्लैरिफिकेशन किया कि उन्होंने क्या बोले। अब अखबारों में कुछ भी आते हैं। मतलब क्या है, आपने कहा क्या गलत बोला, तो मैं आपसे समझता हूँ कि आप उनसे सहमत हैं या असहमत हैं, पहले एक नहीं, सहमत नहीं। उन्होंने जो बोला, जो पूरा मीडिया ऐसा दिखाता है सर व्यास साहब, कि एक हेडलाइन दे देता है कि अबू आसिम ने तारीफ की, अबू आसिम ने तारीफ की। आप जरा एक बार देख लीजिए। उनको जब पत्रकार ने पूछा कि कैसे याद रखे, उन्होंने बोले एडमिनिस्ट्रेटर था। वो उनकी कोई ऐसी तारीफ नहीं किया पूरी कि भाई बहुत अच्छा था, और वो संभाजी महाराज के खिलाफ जो किया वो बहुत अच्छा था, ऐसा उन्होंने बोला नहीं। ये बात मैं बताना चाह रहा हूँ। नहीं, ये किसी ने नहीं कहा। हमारे नेता शिंदे जी ने भी ये नहीं कहा, क्योंकि अबू आजमी ने संभाजी महाराज के ऊपर 35 साल तक इतने अत्याचार जो औरंगजेब की शासनकाल में हुआ, उसको कोई कुछ कहा। उन्होंने कहा कि औरंगजेब की बढ़ाई करना और इस तरह से करना, ये मुझे लगता है कि किसी देशद्रोह की श्रेणी में आता है, और निश्चित रूप से कानून के तहत उनके ऊपर देशद्रोह की जो है धाराएं लगाकर केस लगना चाहिए। ये एक उन्होंने कहा, और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहा। हम उनकी हमारे दल के सर्वोच्च नेता के बात से सहमत हैं। लेकिन व्यास जी, अगर छोटी सी बात, संभाजी महाराज के ऊपर अन्याय और अत्याचार 35 वर्षों तक करने वाले, और आपने खुद ने कहा आंख निकालना ही वगैरह वगैरह, ये ऐतिहासिक सच्चाई है। और इतने क्रूर आदमी के ऊपर भी अगर कोई उसकी बढ़ाई करे, सार्वजनिक रूप से बढ़ाई करे, तो उस पर देशद्रोह का केस क्यों नहीं चला? लेकिन सर व्यास साहब, उस पे यू आर अ लॉयर योरसेल्फ, प्रदीप जी इज आल्सो अ लॉयर. I think both of you gentlemen of the law will be able to guide me on which section will be applicable on this, because Aurangzeb died when 300 years ago, or was it 200 years ago? I'm not sure. 300 years ago, 300 साल पहले. नंबर एक. नंबर दो, आज की तारीख में भी कई लोग ऐसे हैं, इंक्लूडिंग अबू आसिम आजमी. आप अबू आसिम आजमी की स्टेटमेंट देखें सर. अबू आसिम आजमी औरंगजेब का जब जिक्र करते हैं तो साथ में क्या बोलते हैं? उसको रहमतुल्लाह आले बुलाते हैं. याद रख लीजिए सर व्यास साहब, उसको रहमतुल्लाह आले बुलाते हैं औरंगजेब को. तो मेरा ये कहना है कि कौन सा सेक्शन लगेगा सर इसमें व्यास साहब? वैसा है कि पुराने सीआरपी आईपीसी के हिसाब से, अब नई भारतीय न्याय संहिता में तो मुझे वो सेक्शन याद नहीं है, इट वाज 295 जी. वो किसी भी धार्मिक और भावनाओं को आहत करना,
और जो हमारी मान्यता है उसको आहत की जा रही है। अब सवाल वो 300 साल पहले थे या 400 साल की नहीं, आज औरंगजेब की बढ़ाई करके जिन्होंने ये ऐतिहासिक करवा सकते हैं कि हमारे आदर्श पुरुष संभाजी महाराज वगैरह के साथ अन्याय और अत्याचार किया है, और उसकी कोई बढ़ाई करता है तो निश्चित रूप से हमारे भावनाओं को आहत करता है। सिर्फ संभाजी महाराज नहीं, this has been also castigated by आदित्य ठाकरे। आदित्य ठाकरे जी जो डॉक्टर साहब के पार्टी के अलायंस पार्टनर है, उन्होंने कहा कि ये सब गलत है और होना नहीं चाहिए और कठोर शिक्षा होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए, इमीडिएट action should be taken against such people who are trying to defame संभाजी महाराज एंड छत्रपति संभाजी महाराज और औरंगजेब का जो प्रेज करने वाले लोगों का। This has been very seriously across Maharashtra, across all parties. We cannot glorify person like औरंगजेब। बिल्कुल सवाल ही नहीं उठता है। That's what even आदित्य ठाकरे told। दोने साहब ये कैसे फिर आपके एमवीए के अलायंस पार्टनर खुद आपने कहा कि ये गलत हो गया है और ये सुपारी लेके काम कर रहे हैं, उन्होंने आगे जाके वो एमवीए के साथ नहीं है सर, वो समाजवादी पार्टी अभी आप एमवीए के साथ उन्होंने देखिए वो एमवीए से बाहर आ गए। वो आप तो है ना कांग्रेस तो एमवीए के साथ है। मैं बोलता नहीं हूं, मैं दोनों साहब को क्लियर कर दूं कि अक्टूबर 2024 में जो विधानसभा के चुनाव हुए, आपकी संगठन ने, आपके गठबंधन ने 2 सीटें समाजवादी के लिए छोड़ी थी। नहीं वो मुझे पता है सर। पर सुन लो मेरे भाई, मुझे अबू आदमी की और रईस शेख की जो भिवंडी ईस्ट की सीट है। अब आगे बोलिए आप। अब आप कह रहे हो हमारा उनका कोई संबंध नहीं है, आप आगे नहीं वो देखिए वो सही बात है आपकी कि वो जब इलेक्शन हुआ उस वक्त था, उसके बाद में जब शिवसेना ने आदित्य ठाकरे ने बोले, सुनिए आदित्य ठाकरे ने बोले कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी अच्छी है और यहाँ पे अबू आसिम आजमी की जो पार्टी है महाराष्ट्र की, वो तो भाजपा की बी टीम लगती है, तो उस दिन से उन्होंने छोड़ दिया। ये आदित्य ठाकरे ने बोले थे, अबू आसिम आजमी पे ऊपर उन्होंने आरोप किया था कि ये भाजपा की बी टीम है, तो उस दिन से उन्होंने बोले कि हम आपके साथ नहीं रहना चाहिए, हम बाहर होते, तो बाहर हो गए थे। ये इलेक्शन की बात है, इलेक्शन में अलायंस में थे। पर धोने साहब आपके सिलेक्शन जो है, आपको राहुल सोलापुरकर से आपको नाराजगी है, आपको प्रशांत कोरटकर से नाराजगी है, बट अबू आजमी को आप फेवर करते हो। बोले अबू आजमी नहीं है, औरंगजेब एडमिनिस्ट्रेटर बोला है। नहीं हर चीज में अगर राहुल सोलापुरकर गलत है, अगर प्रशांत कोरटकर गलत है, तो अबू आजमी भी गलत है। क्या जरूरत है औरंगजेब का तारीफ करना? कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन किया? 36 ईयर्स ऑफ लाइफ उन्होंने पूरे दिल्ली छोड़कर यहाँ पर आके बैठे थे महाराष्ट्र में, और एक ही उनका लक्ष्य था कि मराठास को डिस्ट्रॉय करे, और पूरे महाराष्ट्र अगर उसका तारीफ करे, जो आदमी 36 ईयर्स रहे यहाँ पर रह के पूरे मराठा कम्युनिटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपने एंड लाइफ के एंड, और मेरा भी यहीं पर था, तो ऐसे आदमी को कैसे कोई प्रेस कर सकता है? और साथ में प्रदीप जी, धोने साहब पूरा मुगलिया खजाना जो है पूरा इसी में गवा दिया, इसी में पूरा गवा दिया। और ये एक और चीज नहीं भूलनी चाहिए धोने साहब, जहां से मैं आता हूं वहां से तो औरंगजेब के नाम पे आज तक हम लोग थूकते हैं। हमारी 9वीं बादशाही गुरु तेग बहादुर, उनका सिर कलम किया चांदनी चौक पे। उनके साथ जो 3 लोग आए थे, मत्तीदास, सत्तीदास और दयालदास, एक को पूरा कटवा दिया, एक को बॉइलिंग वाटर में उबले हुए पानी में जलाया, तीसरे को आग लगाई, और उसके बाद 10वीं बादशाही गुरु गोविंद सिंह जी के 2 साहिबजादे, उनको दीवार में चिनवा दिया। ऐसे आदमी की तारीफ कैसे कर सकते हैं सर? नहीं और आप कैसे कर सकते कि रिलीजियस वॉर नहीं है? ये तो टोटल रिलीजियस वॉर है। वो हिंदुत्व को खत्म करना चाहता था, सिखिज्म को खत्म करना चाहता था, और एक ही कास्ट होना चाहिए। रिलीजियस वॉर नहीं था। अगर देखिए उनका तो 700 साल मुगलों का राज था, वो चाहे तो उनका पूरे इस देश पे राज था 700 साल, वो चाहे तो हर एक को मुसलमान बना सकते थे, लेकिन वो लड़ाई उनकी मुसलमान हिंदू की नहीं थी, वो सत्ता की लड़ाई थी। उनके साथ कई मुस्लिम हिंदू सैनिक भी थे, और शिवाजी महाराज के साथ भी मुस्लिम सैनिक थे। ऐसा नहीं है, लड़ाई ऐसी नहीं थी, ये हकीकत है। ये लड़ाई अभी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग इसलिए करना चाहते हैं। देखिए औरंगजेब तो बुरा ही था, उसका कोई समर्थन नहीं कर सकता। औरंगजेब एक क्रूरता, देखिए हमने भी देखिए कि सही इतिहास क्या है। देखो तो एक सरकार नाम के लेखक है, तो वो ऐसे जाने जाते हैं कि भाई वो सही इतिहास लिखते हैं, तो उन्होंने भी औरंगजेब के बारे में बुरा ही लिखा कि औरंगजेब बुरा ही आदमी था। तो औरंगजेब को कोई तारीफ नहीं कर सकता था। स्मॉल पॉइंट, एक छोटा सा पॉइंट दोनों के लिए, सबके लिए। औरंगजेब, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है,
औरंगजेब ने बहुत कुकर्म किए, लेकिन औरंगजेब ने मध्य प्रदेश में चित्रकूट के पास 3 मंदिर भी बनवाए, आज तक वो एग्जिस्टिंग है। माउंट आबू में जो विमला सूरी का जैन मंदिर जो है, सबसे बड़ा जैन मंदिर जो है वहां पे, उसके सामने बोर्ड में लिखा हुआ है कि इसकी सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन कहां से आई है, औरंगजेब से आई है। मैं आपको ये भी बता दूं। और हैदराबाद की जो सबसे बड़ी मस्जिद थी, उसको तोड़ने वाला भी कौन, वही औरंगजेब। तो मुझको ये लगता है देयर वाज समथिंग मेंटली रॉन्ग विद द फेलो, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। एनीवे, आप कुछ बोल रहे थे, बोलिए। यार हम लोग बात कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में उनके 36 इयर्स के ऊपर के एंड लाइफ यहां पर गुजारे और 40 दिन लगातार एकनाथ शिंदे जी उसी चीज को हाईलाइट कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे जी हाईलाइट कर रहे 40 दिन रोज टॉर्चर कर करके छत्रपति संभाजी महाराज को मार डाला। कहीं जीभ काटे, कहीं नाक काटे, उंगली कटे, नखून निकाल दिया पैर के। तो टॉर्चर कर करके जिसको मारा, हमारे महाराष्ट्र के हीरो को अगर मार डाला हो तो उसके लिए कोई तारीफ करे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी, तो ये गलत है शिंदे साहब के हिसाब से। तो ढोने साहब, क्या आप अभी भी अबू आसिम आजमी के साथ खड़े हैं? नहीं ऐसा नहीं है। मैं अबू आसिम आजमी के पार्टी का भी नहीं हूँ। बात आप ऐसी है कि उन्होंने जो देखा है, मुझे लगता है समाजवादी पार्टी के प्रति अभी भी लॉयल्टी है साहब की, बोलिए। नहीं ऐसा नहीं है। देखिए ऐसा है, उन्होंने जो बोले वो तथ्य, जो बोला था वो था। पत्रकार ने जब पूछा कि आप इतिहास में, उन्होंने ऐसा बोले कि तो रहमतुल्लाह अलैह कहां से हो गए? बहुत सर, ये तो हम लोग, सर रहमतुल्लाह अलैह कहां से हो गए? ये तो हम लोग ख्वाजा गरीब नवाज के लिए उनको इतना ये वो चीज का जो है ना, ये वो शब्द का मुझे भी इतना नॉलेज नहीं है। ख्वाजा गरीब नवाज के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, हजरत अली के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह उनके लिए करते हैं। उनकी तुलना, औरंगजेब की तुलना आप उनके साथ कर रहे हैं, मतलब हद होती है यार। ये क्या है? दिस इज नॉट डन। ये बात सर आप उनको पूछ लीजिए कि भाई ये ऐसा क्यों बोले, उसका वो शब्द का मुझे भी अर्थ मालूम नहीं है। लेकिन आपको एक बात बताऊं मैं कि जैसा ये जो शिवाजी महाराज के खिलाफ उस वक्त जो लोग थे ना जी, और संभाजी महाराज के खिलाफ उस वक्त जो लोग थे, वो आज भी उनके वंशज है यहाँ पे। जो राहुल सोलापुरकर या प्रशांत कोरटकर जिस कैसे बोले उन्होंने, देखे अरे आपका छत्रपति तो भाग गया था, बोले आपका छत्रपति इंद्रजीत सावंत को, इसका मतलब वो मराठों का छत्रपति था, हमारा ब्राह्मणों का नहीं था जी। ये उनका कहना, आपका छत्रपति तो भाग गया था बोले, और कहाँ जाता था बोले, तुम्हारे छत्रपति देखो कैसा बोले। और इन्होंने क्या बोले, राहुल सोलापुरकर, अरे काय का बोले, शिवाजी महाराज का बड़प्पन बताने के लिए बोले वो बाई का बताया कि भाई वो कोई हीरकनी थी, कोई हीरकनी बिरकनी नहीं थी बोले, और शिवाजी महाराज का बड़प्पन शिस्त कैसी थी ये दिखाने के लिए सब गलत बात छापी गई है, गलत बात लिखी गई। एक बात बोली। दूसरी बात बोली कि अरे कुछ नहीं बोले, शिवाजी महाराज ने कुछ पेटारे से नहीं आए, रिश्वत दे के आए बोले। तो ये जिस तरह से इनके दिल में जो नफरत शिवाजी महाराज के बारे में है, और संभाजी महाराज, आपको पता है संभाजी महाराज ने बुद्ध भजन ग्रंथ लिखा था संस्कृत, वो संस्कृत पंडित थे, उम्र के 14वें साल में वो संस्कृत पंडित बने, और ये मनुस्मृति के खिलाफ में था। तो ये मनुस्मृति में नहीं है, मनुस्मृति में शूद्र, और लोकमान्य तिलक ने कहा था कि शूद्र कौन है, ब्राह्मण कौन है, शूद्र कौन है, जो ब्राह्मण नहीं वो शूद्र। ये व्याख्या लोकमान्य तिलक ने की थी कि ये शूद्र कौन है, तो शूद्र की व्याख्या ही है। आज भी इनकी नजर में, आरएसएस वालों की नजर में शिवाजी महाराज भी शूद्र है, शाहू महाराज भी शूद्र है। अभी के जो संभाजी राजे थे, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने इस पे राज्यसभा में भेजा था, राष्ट्रपति नियुक्त राज्यसभा सदस्य नियुक्त किया था, उनकी पत्नी वो भी शूद्र है। तो ये तो इनके दिल में तभी है। राहुल सोलापुरकर, प्रदीप कोरटकर, ये तो अभी नमूने हैं, ये तो कुछ एक प्रातिनिधिक उदाहरण है। ऐसे बहुत लोग छुपे हुए। और आपको बताओ, राहुल सोलापुरकर भांडारकर इंस्टीट्यूट का ट्रस्टी था, उसको ट्रस्टी पद से इसलिए निकाला क्योंकि हमारे जैसे लोग हमेशा बोलते हैं भांडारकर इंस्टीट्यूट, भांडारकर इंस्टीट्यूट। भांडारकर इंस्टीट्यूट में कौन लोग है? सब आरएसएस के लोग हैं। आरएसएस को बोलिए कि ये भांडारकर इंस्टीट्यूट का निषेध कीजिए, या भारतीय जनता पार्टी को बोलिए कि इन्होंने सब शिवाजी महाराज का जो इतिहास है विकृत किया है, संभाजी महाराज का इतिहास विकृत किया है, तो बोलिए। वो जो क्या नहीं सर, और एक आपको बात बताऊं कि संभाजी महाराज का इतिहास विकृत किसने किया था? वो क्या बालाजी कुछ आवजी, क्या नाम है मुझे याद नहीं आ रहा, वो उनके पर दादा को संभाजी महाराज ने हाथी के पैरों के नीचे दबा के मार डाला था, क्योंकि उसने स्वराज के साथ विश्वासघात किया था। तो उसका पर पोते ने जो लिखा
उन्होंने लिखा कि संभाजी महाराज बदफैली थे, उनको लेडीज का शौक था, उनको दारू पीते, वो दारू पीते थे, ये ऐसा सब उन्होंने लिखा। बट प्रशांत कोरटकर ने हाल ही में एक वीडियो रिलीज किया जहां छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्शों को मानते हैं और पूरे उनके जीवन ही उसी महाराज के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। फडणवीस साहब ने वही कहा। नहीं, नहीं, सब गलत है। ये सब फडणवीस साहब जो है ना, ये भी वही है। फडणवीस साहब बोले, प्रशांत कोरटकर बोले, मोहन भागवत बोले, या राहुल सोलापुरकर, बाबा साहब पुरंदरे, यदु अब क्या फड़के, जोशी, बहुलकर, ये कई नाम आपको गिना सकता हूं। इनके दिल में शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज के बारे में इतनी नफरत है कि आपको बता नहीं सकता। इनके नाम गिनाऊंगा मैं, नाम गिनाता इनके। ये सब बोलने की पॉलिटिकल बात है। अब इन्होंने बोला होगा नागपुर में फडणवीस साहब ने, क्या अरे भाई क्यों बोल रहा है, अपने को मराठा की वोट चाहिए, अपने को बाकी भी बहुजन समाज मानता है, ब्राह्मण छोड़ के सभी समाज के लोग मानते हैं शिवाजी महाराज को, क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? व्यास साहब माफ कीजिए, आप अलग लोग हैं। आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ व्यास जी, मगर आपसे ही पूछता हूँ व्यास जी लगातार धोने साहब से, डॉक्टर धोने से लेकर राहुल गांधी तक सभी लोग एक ही चीज है, सावरकर ये, आरएसएस ये, आरएसएस हिंदू विरोध। सर उनसे पहले राय पूछ के आपके पास आता हूं। नहीं, एक बार उनसे पूछ लेता हूं, फिर आपके पास वही मुद्दे लेके आता हूं। बिकॉज सावरकर जी पे आरोप लगाते पूरे देश के अलग अलग कोर्ट में जितने डिफेमेशन केसेस राहुल गांधी जी पर लगे हैं, व्यास साहब आपको भी मालूम है, और मोस्टली हर केसेस में राहुल जी माफी मांग के, सॉरी बोल के निकल जाते हैं। नहीं, कभी नहीं माफी मांगी। नहीं सर, नहीं दी, नहीं, मैं व्यास जी से पूछ रहा हूं, मैं थोड़े साहब के पास आता हूं। नहीं, ऐसा हुआ है नहीं, कभी माफी नहीं मांगी। मैं आपके पास आता हूं। उन्होंने बोले कि मैं सजा, देखिए इस केस में मुझे मालूम है, मैंने खुद डॉक्यूमेंट दिए थे नाथुराम गोडसे के ऊपर। नाथुराम गोडसे के बारे में उन राहुल गांधी ने जब बोले थे कि ये आरएसएस का कार्यकर्ता था, तो केस चला, तो उस वक्त उन्होंने बोले जज ने कि भाई आप ऐसा करो, दिलगिरी व्यक्त कर दो तो हमें केस निपटा देते। तो नहीं बोले मैं दिलगिरी नहीं करूंगा, मैं माफी नहीं मांगूंगा, बोले थे। मैंने खुद राहुल गांधी तक डॉक्यूमेंट्स पहुंचाते थे कि नाथुराम गोडसे कैसा आरएसएस का स्वयं सेवक था, मैंने खुद दिए थे। मैं व्यास जी को पूछ लेता हूं, फिर आपके पास दोनों साहब वापस आ जाता हूं। व्यास जी, कंटिन्यूस एंटी हिंदू, एंटी सावरकर, किस प्रकार से एंटी सनातन धर्म, किस प्रकार से देखते हो आप? किसके बारे में पूछ रहे हैं? मैं कांग्रेस के बारे में। धोने साहब, डॉक्टर धोने एक एग्जाम्पल है, राहुल गांधी जी और एक एग्जाम्पल है कि हर मंच पर सावरकर के हिस्ट्री पर जिस प्रकार से डिफेमेटरी बात करना, कि एंटी प्रो ब्रिटिश थे, एंटी इंडिपेंडेंट स्ट्रगल मूवमेंट के थे, तो अलग अलग, और कितने केसेस ऑलरेडी फाइल हो चुके एंटायर देश में अलग अलग कोर्ट्स में। एंड इट इज बिकम अ ट्रेडिशन दैट सावरकर आरएसएस इज बैड माउथ। नाम्बियार जी, तो आपने मेरी बात को बहुत थोड़ा सा आसान कर दिया जब बजाज जी ने मुझे एक डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा था कि पुराने ऐतिहासिक बातों पे किस तरह से आपका इस क्या भावना आहत हुई, उस पे कौन से सेक्शन में केस हो सकता है। तो सावरकर जी के बारे में कही हुई बातों पे जो केसेस चल रहे हैं, उसी से आपने हल कर दिया कि भावनाएं किस तरह से आहत होती है। उस पे मैं नहीं जा रहा हूँ, दैट इज अ टेक्निकल पॉइंट। अब सवाल ये है कि सावरकर जी और सनातन धर्म के बारे में कांग्रेस पार्टी की व्याख्या और उनका स्टैंड, राम को पर काल्पनिक मानना, उसके बारे में एफिडेविट फाइल, ये तमाम चीजें पब्लिक डोमेन में है और उसको काफी नुकसान मान लेना चाहिए हमारे कांग्रेस के साथियों को। उनको हुआ है, वो कहाँ थे, देश के कोने कोने में, गांव गांव में, मोहल्ले मोहल्ले में कांग्रेस का कार्यकर्ता हुआ करता था, उनकी मजबूती के साथ राजनीति हुआ करती थी। आज उनको ढूंढने पड़ रहे हैं कार्यकर्ता। तो ये स्थिति वो उनके अपने राजनीतिक विचारधारा में जो बदलाव आया है उसको लेकर हुई है। वो जो एक सोच को लेकर चल रहे हैं वो उसके वजह से हुई है। आपने जो बातों का जिक्र किया वो उनको नुकसानदेह ही साबित हो रही है, वो माने या ना माने। वो अभी हाल ही के दिल्ली के चुनाव, महाराष्ट्र के चुनाव, हरियाणा के चुनाव, वो दिखाते हैं कि किस तरह से, किस परिप्रेक्ष्य में भारत के मतदाताओं ने मतदान किया है और वो किस तरह से बड़ी मजबूती के साथ इन विचारधाराओं को, विशेषकर कांग्रेस के विचारधाराओं को विरोध में है। ये इसमें कोई कहने की चीज नहीं, हो तो साबित हो चुकी चीजें हैं। जी दुरुस्त बात। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर मुझे अचरज की बात ये लग रही है कि कांग्रेस अभी तक सीख नहीं रही है। देखिए साहब, बाकी हर पार्टी सीख जाती है, दे इवॉल्व। फॉर एग्जाम्पल,
The Bharatiya Janata Party won exactly 2 seats in 1984. Look at them today. आज की तारीख में देखिए, पहले अटल जी की सरकार 3 बार आई और अब आदरणीय सम्माननीय मोदी जी की सरकार तीसरी बार आ गई। ठीक है, अटल जी की सरकार जो थी पहले सिर्फ 13 दिन चली, उसके बाद 13 महीने चली और एक बार उनकी फुल टर्म चली। मोदी जी तो 2 फुल टर्म निभा चुके हैं और ये भी फुल टर्म ही जाएगा जहां तक मेरा ख्याल है। तो और हर पार्टी इवॉल्व करती है, जैसे फॉर एग्जांपल एकनाथ शिंदे साहब, ही हैज इवॉल्व्ड, लेट्स बी वेरी क्लियर, सो इज द केस विद एवरी अदर पार्टी। व्यास साहब, आप यू हैव बीन अ वेरी क्लोज ऑब्जर्वर ऑफ पॉलिटिक्स। I'll put the same question to Dr. Dhone after I've heard your answer. Why do you think the Congress is not transforming? Why is it not evolving? Why? आप बताइए सर। व्यास साहब मुझसे पूछ रहे हैं, मुझे आप ही से पूछ रहा हूँ। मुझसे पूछ रहे हैं जी जी जी, आपसे पूछ रहा हूँ सर। थोड़ा सा मैं आपकी आवाज में डिस्टरबेंस था, कुछ मैं सुन नहीं पाया उसको। मैंने आपको यह कहा कि हर पार्टी ने इवॉल्व किया है। जो पार्टी अभी बहुत स्ट्रांग है, दे हैव चेंज्ड, उनमें बहुत बदलाव आया है, इवोल्यूशन हुआ है उनके आइडियाज का, कंसोलिडेशन हुआ है उनके स्ट्रेंथ का। तो कांग्रेस अपने जो फेलियर्स हैं उनसे क्यों नहीं सीखती? क्योंकि द बिगेस्ट टीचर इज फेलियर, इट इज नॉट सक्सेस। सो आफ्टर सो मेनी फेलियर्स कांग्रेस शुड हैव लर्नड सो मच। व्हाई हैवंट दे? व्यास साहब, इस वाय का जवाब अगर हमको मिल जाता बजाज जी, तो मैं आज जिस पार्टी का प्रवक्ता बन के यहाँ बैठा हूँ शायद नहीं होता, मैं वही होता जहाँ था, आप जानते हैं जी। ये दुर्भाग्य है कि वो अपने गलतियों से, अपनी कमियों से आत्मचिंतन नहीं कर रहे हैं और अभी तक उसी ढरे पे चलना चाह रहे हैं जिस ढरे पे वो चल रहे हैं। अदरवाइज व्यक्तिगत रूप से मैंने भी 35 साल बड़ी जिम्मेदारी पदों पर कांग्रेस पार्टी में निभाई है, आपको पता है उस चीज जी, मालूम है। लेकिन कि हमारे जैसे लोगों को भी मजबूर होकर के और विचारधारा से अलग हटना पड़ा, तो इसका मतलब है कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व सुनने को और समझने को और आत्मचिंतन के लिए तैयार नहीं है। वो अपनी बात पे और अपने ढर्रे पे चलने के लिए तैयार है। जो आज की जो जनरेशन है, आज की हमारे देश की मतदाता है, वो उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। उनको समय के साथ बदलाव लाना पड़ेगा। जैसे आपने सही कहा, 84 में दो सीटों से लेकर के मोदी जी यहां तक पहुंचे, तो उसी तरह से उसी 84 में 416 सीट थी कांग्रेस पार्टी के पास, आज वो कहां पहुंच गए। तो ये उनको आत्मचिंतन करना पड़ता है कि हम नीचे क्यों गए और हम ऊपर क्यों आए, ये तो उनको सोचना है। वो जो स्टूडेंट फेल हो जाता है, वो अगली परीक्षा की तैयारी किस तरह से करनी है, उसको मैं अपना रोड मैप बनाना है। हमने हमारा एक रोड मैप बनाया। जैसे उदाहरण के लिए, हम मई में हारे लोकसभा के अंदर, महाराष्ट्र में 48 में से 31 सीट। हमने बार बार कहा कि हमने उसको एक चैलेंज के रूप में लिया, हमने हमारी कमियों का आत्मचिंतन किया, हम जनता के बीच में गए, लोक लुभावनी योजना लाए, लोक कल्याण के काम किए, लाडली बहनों, लाडले भाइयों, तमाम चीजों को लेकर महाराष्ट्र के कोने कोने में हमारा शीर्ष नेतृत्व गया। तो वो चीज हमने देखा, वो कांग्रेस में कहीं न कहीं, मुझे नहीं कहना चाहिए, मैं उनकी पार्टी का कोई प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन दुख होता है कि हिंदुस्तान की ऐतिहासिक पार्टी है, उसके शीर्ष नेतृत्व में आत्मचिंतन के लिए कोई भी अभिव्यक्ति उन्होंने आज तक दिखाई नहीं, कोई भी उन्होंने इच्छा दिखाई नहीं। नतीजा है, देश की जनता धीरे धीरे उनको एक किनारे करते जा रही है और भविष्य में हो सकता है इससे भी कमजोर स्थिति में वो आ जाए। I want to ask you, Vyas साहब, Prime Minister Modi and the BJP has leveled charges that जो एंटी हिंदू एंटी सनातन धर्म के जो स्टैंड ले, चाहे वो राम मंदिर के इश्यू है, हाल ही में मोदी साहब ने भी कहा, बीजेपी टॉप लीडरशिप, हाल ही में राम मंदिर एंड महाकुंभ, उन्होंने नाम लेके कहा कि चाहे वो खड़गे साहब हो, राहुल गांधी साहब हो, तेजस्वी यादव हो, केजरीवाल जी हो, जिसने इस चीज को निग्लेक्ट कर दिया, उनको डेफिशिएंसी करके उसको दरकिनार कर दिया, चाहे महाकुंभ हो, राम मंदिर हो, they have got the effect, they are being marginalized. How do you see that comment of Prime Minister Modi and BJP? Not only they are marginalized, they will be marginalized more severely in future also. That's my statement, and I'm going on record saying that. जहां 66 करोड़ जनता हिंदू सनातनी जाकर के वहां कोई डुबकी लगा रहे हैं और अपने पुण्यों को अर्जित कर रहे हैं, तो उनको आप विरोध करेंगे, उनके बारे में कहेंगे वहां जाने पे क्या होने वाला है, वो ये लालू यादव जी कह रहे हैं तो फालतू का काम है, तमाम तरह के बयान। अरे भाई, आपको नहीं जाना मत जाइए, लेकिन इस तरह के बयान देकर के किसी की धार्मिक और आस्था के ऊपर ठेस मत पहुंचाइए, उस पर हमला मत कीजिए। और अगर आप हमला करोगे तो उसकी बहुत गहरी आस्था है। आज 66 करोड़ जो
सनातनी वहां पर गए आस्था के साथ, उनके बारे में अगर आप इस तरह की बात करोगे तो निश्चित रूप से उनमें गुस्सा फूटेगा। और वो गुस्सा उनको ही नहीं, 66+ उनके घर में जो लोग वहां नहीं जा पाए, वो उनके जो पारिवारिक सदस्य हैं, वो मिल करके आप देखेंगे कि आने वाले चुनाव में और बुरी हालत उनकी करेंगे और उनका जवाब वो लोग देंगे। राइट। सो डॉक्टर ढोने, व्यास जी ने जो अभी कहा उसके ऊपर तो आप जरा मैं चाहूंगा कि उसके ऊपर आप जवाब दें, लेकिन एक और जस्ट अ साइडलाइट हो सकता है, इट मे नॉट बी इंपॉर्टेंट बट इट रिफ्लेक्ट्स व्हाट इज गोइंग ऑन इन द कांग्रेस, दैट इज माय ओपिनियन। हो सकता है कि मैं गलत बोल रहा हूं, आई होप आई एम रॉन्ग, बिकॉज आई हैव बीन क्लोजली एसोसिएटेड, यू नो द होल फैमिली हैज बीन एसोसिएटेड विद द कांग्रेस एंड सो ऑन। तो कांग्रेस जब इस तरीके से काम करती है तो हम लोगों को अंदर से बहुत दुख होता है, वेरी फ्रेंकली। Sir, there is a lady called Dr. Shama Muhammad. She is your chief spokesperson or something like that. उनको रोहित शर्मा के ऊपर कमेंट करने की क्या जरूरत पड़ गई सर? क्रिकेट के जो हमारे कैप्टन हैं, वो कहती हैं कि he is so unfit, so this. क्या जरूरत पड़ गई सर उनको ये बोलने की? डॉक्टर ढोने? नहीं, मैंने सुना नहीं सर, वो क्या है। सारी दुनिया बात कर रही है उसके बारे में सर। मैं बता देता हूँ आपकी जानकारी के लिए, डॉक्टर धोने साहब, मैं बता देता हूँ, आपकी एक राष्ट्रीय प्रवक्ता है, यंग लेडी है, अभी नई प्रवक्ता बनी, समा मोहम्मद करके उसका नाम है। उन्होंने कहा कि भारत के जो इस समय वर्तमान में कप्तान हैं भारतीय क्रिकेट टीम के, रोहित शर्मा शरीर से मोटे हैं और उनकी जो कप्तान के रूप में पारी है उसने चपलता से नहीं निभा पा रहे हैं जितनी एक कैप्टन को निभाना चाहिए। तो उनका शरीर बेसिकली मोटा है और अच्छे नहीं दिखते हैं, इसलिए वो कप्तानी के लायक नहीं है, ये उनका भाव था कहने का। अब आप बताइए, ये आपकी पार्टी की प्रवक्ता अगर कोई कहे पब्लिक डोमेन में, सही है गलत है? नहीं, इसको तो सही कोई बोलेगा नहीं, सही कैसा बोल सकता कोई? ऐसा बोलना नहीं चाहिए, ये विषय भी नहीं रहता है, वो कोई विषय तो नहीं ना, कोई पॉलिटिकल पार्टी का विषय थोड़ी है ये जी। नहीं, ये बोलना नहीं चाहिए। लेकिन एक बात बताऊं सर मैं आपको, कांग्रेस की जो गलतियां हुई मैं बताता हूं आपको कहाँ गलती हुई। जैसा राहुल गांधी जी बोलते हैं सावरकर जी के बारे में, तो सावरकर जी का पूरा इतिहास आना चाहिए कि उन्होंने क्या क्या किया था। तो जब पूरा इतिहास जब आएगा सामने तो लोगों को पता चलेगा कि सावरकर स्वतंत्रवीर नहीं थे, तो विलन थे, जो शिवाजी महाराज के, संभाजी महाराज के खिलाफ में जिन्होंने लिखा, उन्होंने संभाजी महाराज के बारे में लिखा कि इनको ये सबसे पहली शुरुआत तो इन्होंने ही की है। संभाजी महाराज के खिलाफ बहुत सारा लिखा कि इनको लेडीज का शौक था, ये दारू पीते थे, हालांकि ऐसा नहीं था, ये शुरुआत इन्होंने की है। उन्होंने किताब लिखे साहस सोनेरी पाने, तो उसमें भी शिवाजी महाराज के बारे में उन्होंने गलत लिखा कि शिवाजी महाराज का जो कुछ कार्य नहीं था, वो तो उनका स्वराज्य जो आ गया, कौवा बैठने का और स्वराज्य स्थापन होना एक ही बार एक जैसा हो गया वो, तो उन्होंने शिवाजी महाराज के शौर्य को नकारा था। तो ये बहुत सारी बातें। अच्छा, इन्होंने मुस्लिम लीग के साथ बैठ के सरकार बनाई थी हिंदू महासभा ने, तो ये कहा कि हिंदुत्ववादी है, ये लोगों में आना चाहिए कि ये सब गलत बातें, झूठे लोग हैं। इनका इतिहास, सावरकर का अगर इतिहास निकालेंगे तो लोग उनको विलन मानेंगे। कांग्रेस की गलती यहाँ हो रही है कि उनका पूरा इतिहास निकालना चाहिए, वो नहीं निकाल पा रहे कांग्रेस के लोग, तो अभी आगे चल के वो करना पड़ेगा। राहुल गांधी जी लगातार बोल रहे हैं कि सावरकर के ट्रू इतिहास लोगों तक पहुंचना चाहिए, जो एंटी बिल्कुल बोल रहे हैं। बट महाराष्ट्र सरकार ने सावरकर जी के वो गीत को प्राइज दिया, आपको मालूम है, छत्रपति शांबाजी अवार्ड, जो कितना बड़ा अपमान, में जो उन्होंने अनाथ मिया, तो अनंत, तो उस ऐसे वीर पुरुष को आप कांग्रेस बार बार, जैसे व्यास जी बोल रहे थे, बार बार अपमानित करके आप मार्जिनलाइज हो गए। मैं अभी ये डिमांड करूंगा कांग्रेस पार्टी में कि वही सावरकर का जो इतिहास है वो जनता के सामने लाना चाहिए कि सावरकर ने क्या लिखा, संभाजी महाराज के बारे में क्या लिखा, शिवाजी महाराज के बारे में क्या लिखा। ये मुस्लिम लीग के साथ सरकार में बैठ गए थे 1925 से जब वो 1968 तक ये थे, 67 तक वो जिंदा थे सावरकर। तो ये जब देश आजाद हुआ उसके बाद उन्होंने क्या किया, ये सब बातें, उनका इतिहास अगर सामने लाएंगे तो लोगों को पता चलेगा। बहुत सारा तो लाया हुआ है, माफी मांगी है, अंग्रेजों के वफादार थे, ये तो सब बात इतिहास में है और कोई गलत इतिहास नहीं है। अंग्रेजों के डॉक्यूमेंट्स भी है, उनके हस्तलिखित भी है। उन्होंने किया था, उन्होंने विदेश में जाके एक महिला के साथ जो बलात्कार किया था वो भी है।
तो ये सब इतिहास है, ये इतिहास पर को सामने लाना चाहिए। दोनों साहब, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जिस प्रकार से कहा कि राहुल गांधी जी, खड़गे साहब, इंडिया अलायंस के जितने लोग हैं, केजरीवाल जी जो पहले आपके साथ संगठन, तेजस्वी यादव जी, नंबर 1 राम मंदिर का विरोध करो, जो भी हिंदुत्व और सनातन धर्म के साथ है उस चीज का विरोध करो। राम मंदिर का राम मंदिर का इन्विटेशन प्राइम मिनिस्टर मोदी कहता है कि खुद इन्विटेशन कहते नहीं, महाकुंभ में डुबकी नहीं लगा, आलोचना करते गए। व्यास जी कह रहे कि मत जाना तो मत जाइए, मगर आलोचना क्यों कर रहे हैं फेस्टिवल का? राम मंदिर का आलोचना क्यों कर रहे हो? नहीं, राम मंदिर की आलोचना किसने की है? राम मंदिर की पूरे आपकी तरफ से व्हाट्सएप चल रहा है कि जनता पार्टी क्या के जो डुबकी लोग लगाने से क्या नहीं सुनिए, हाँ। अभी पूरा मीडिया उन्होंने खरीद लिया, बहुत सालों से उन्होंने पूरा मीडिया खरीद लिया। वो जो चाहे वो बताएंगे और झूठ को भी सच साबित करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पूरा मीडिया उनके पास है। देखिए, कपिल सिब्बल और जैसे लोग हैं जो कभी कांग्रेस में रहे, लेकिन वकील, वो तो जो वकील पत्र ले सकते, किसका भी ले सकते वो, वैसा उन्होंने बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का वकील पत्र लिया। हालांकि उन्होंने नहीं लेना चाहिए, उन्होंने बोलना चाहिए कि मैं कांग्रेस का लीडर हूं और मैं अगर ये वकील पत्र लूंगा तो लोग बोलेंगे कि ये कांग्रेस की राय है, उन्होंने नहीं लेना चाहिए। लेकिन उनका कहना था कि मैं एज ए वकील, एज ए एडवोकेट मैं ले लूंगा। कोई भारतीय जनता पार्टी का भी कोई नेता है, वो भी बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का वकील पत्र लिया। वो जो बोला था कपिल सिब्बल साहब ने, वो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का जो कहना था वो बोला था। और जहां काल्पनिक राम को नहीं बोला, राम सेतु को जो बोला था, ये बात तो मोदी जी के जो सरकार के मंत्री है, उन्होंने भी बोला है कि राम सेतु के कोई प्रमाण नहीं है, उपलब्ध नहीं है। ये तो ऑन रिकॉर्ड बात है। तो जब वो बोलते हैं तो बात सामने आती नहीं। मोदी जी का कोई मंत्री बोलता है कि राम सेतु के कोई प्रमाण नहीं है, इसका कोई पुरावा नहीं है, नहीं बोला, तो बात सामने आती नहीं। लेकिन जब वो सेक्रेटरी साहब ने बोला, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के जो सेक्रेटरी हैं, जब अभी ये जो केस आया है 2021 में वापस आया सुप्रीम कोर्ट के सामने, तब बोला करेक्ट है, करेक्ट। मगर डुबकी नहीं लगाते दोनों साहब, खड़गे साहब डुबकी नहीं लगाए, मगर डुबकी का आलोचना की बात बोलता हूँ। डुबकी लगाने से क्या इकोनॉमी सुधर जाएगा? खड़गे साहब का बोलने का मतलब ऐसा था, ये लोग ऐसा करे। अभी इन्होंने बोला है ना, अभी शिंदे साहब ने बोला है कि राहुल गांधी और ये उद्धव ठाकरे ये हिंदू होने के बाद में भी गए नहीं, तो ये कैसे हिंदू है? ये हिंदू मानते हैं और डुबकी लगाने गए नहीं। तो वही बात इसके पहले अभी शिंदे साहब ने अभी बोली, लेकिन उसके पहले भी कई नेताओं ने बोली। ऐसा दिखाना चाहते थे कि जो डुबकी नहीं लगाने को गया वो हिंदू ही नहीं है, तो उसको हिंदू धर्म के बारे में प्रेम ही नहीं है। इस तरह की बातें तो उन्होंने बोले कि क्या डुबकी लगाने से हो जाता सब, तो ऐसा उन्होंने एक बोल दिया। तो इसका मतलब ये नहीं कि हिंदू धर्म के खिलाफ में। लेकिन देखिए, अब हिंदू धर्म कहाँ रहा? अभी तो आरएसएस का सनातन धर्म आ गया, हिंदू का बात क्या कर रहे हैं भैया? वैसे मोहन भागवत जी ने भी नहीं लगाई, वैसे मोहन भागवत जी भी नहीं गए, नहीं रहा अभी सनातन। मगर अगर किसी को इनविटेशन देते हैं, राम मंदिर का इनविटेशन दे दिया था कांग्रेस के टॉप लीडर्स को, तो हमारे ठुकरा दिया इनविटेशन को, ठुकरा। हिंदू धर्म को मानते हैं, सुनिए सर, हम हिंदू धर्म को मानते हैं। हिंदू धर्म में वो जो पौष महीना रहता है, उसमें हम लड़की देखने को भी नहीं जाते। शादी करना है ना तो नहीं बोले पौष महीना है, अभी लड़की देखना मना है, तो हम हिंदू धर्म के हिसाब से चलते हैं। हम कोई इलेक्शन के लिए मुहूर्त नहीं निकालते कि इलेक्शन है अप्रैल में, 22 जनवरी का मुहूर्त निकालो। अरे भैया, पौष महीना था, शंकराचार्य हिंदू धर्म के सबसे बड़े कौन है? गुरु शंकराचार्य। उन्होंने कहा था कि धार्मिक कार्यों के लिए ये महीना उचित नहीं है, वो तिथि जो निकाली थी उचित नहीं है, हमने उसका पालन किया है, बस। हमने हिंदू धर्म की परंपरा का पालन किया है। लेट मी गो टू व्यास साहब। व्यास साहब, ये बात तो है, ये कहा गया कि भाई राहुल गांधी नहीं गए डुबकी लगाने के लिए, आदरणीय सम्मानीय उद्धव ठाकरे जी भी नहीं गए, वगैरह वगैरह वगैरह। तो सर मोहन भागवत जी भी नहीं गए, मोहन भागवत जी को भी नहीं देखा जाते हुए, तो इसका मतलब वो भी हिंदू नहीं है सर? ये तो शिंदे साहब ने कहा है। डाल के अब आप बताएं, मोदी जी ने जैकेट प्रूफ, वाटर प्रूफ जैकेट पहन के गए सर। वो ठीक है, लेकिन गए तो सही, कोई बात नहीं। वाटर प्रूफ, और कहाँ पानी कहाँ लगा उनको? सर गए तो सही, ऐसी क्या बात है? अब मैं व्यास जी से पूछ लूं सर, तो मोहन भागवत जी भी नहीं गए सर, उसके पहले रत्न भैया, बाकी सब लोग, तो मैंने कभी देखा नहीं है, वैसे गए होंगे, लेकिन इस बार मोहन भागवत जी भी नहीं गए। उसका मैं प्रवक्ता नहीं हूँ, अब वो भागवत जी गए कि नहीं गए मुझे जानकारी व्यक्तिगत रूप से नहीं है। हाँ, जो मेरे नेता ने जो कहा है
राहुल गांधी जी और दूसरे नेता अगर वो नहीं हिंदू गए। होने के बावजूद अगर सनातन के इस सबसे बड़े समागम में नहीं गए डुबकी लगाने, तो शायद उनको नुकसान होगा। वो बिल्कुल होगा, उसी तरह से होगा जो 22 को नहीं आए उनको 24 को नहीं लाए, तो जो कुंभ में नहीं गए वो आगे नुकसान पाएंगे, ये मैं फिर कहना चाहता हूं। यानी 22 जनवरी 2024 को जो राम जन्मभूमि के उसमें नहीं गए, उनको जनता ने 24 में नहीं लाया, और ये जो जिसने कुंभ में डुबकी नहीं लगाए वो आगे भी भुगतेंगे, ये बात सही है। लेकिन मुझे जाना चाहिए सर वो था, 22 very जनवरी को जो गए थे उनकी सीटें कम हुई, और जो 22 जनवरी को नहीं गए थे उनकी सीटें बढ़ी है। But ये भी देख लीजिए आप, ultimately, कांग्रेस की बढ़ी है, सबकी बढ़ी है, भाजपा की कम हुई है। लेकिन मेरा ये मानना है, मेरा ये मानना है, अयोध्या से भाजपा की सीट भी हार गई। लेकिन डॉक्टर ढोने साहब, लेकिन मेरा ये मानना है सर, मेरा ये मानना है, व्यास जी जरा मेरी बात सुन लें, छोटी सी इंटरवेंशन है, मैं चाहूंगा आप दोनों का इसमें क्या विचार है। मेरी अगर मानी जाए, अगर कहीं से फॉर एग्जाम्पल कोई भी धार्मिक काम के लिए कोई भी निमंत्रण आता है, तो मुझको ऐसा लगता है जाना चाहिए। अगर राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी, रामलला के, खड़गे साहब भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठान पूजा में चले जाते ना, मैं आपको बोलता हूं सर, कोई उंगली नहीं उठा सकता था फिर उनके ऊपर। ऐसा मेरा मानना है सर, जाना चाहिए था। दैट्स व्हाट आई थिंक। आई एम श्योर डॉक्टर ढोने एट हार्ट यू एग्री विद मी। मुझे मालूम है आप अंदर से आप मेरे साथ एग्री करते हैं। नहीं ठीक है, जाना चाहिए था, बराबर है, वो बात तो बराबर है आपकी। क्या है, लोग भारतीय जनता पार्टी उसका प्रोपेगेंडा करती है, गलत उसकी प्रचार करती है। सर हाउ डज इट मैटर, लेकिन जाना चाहिए था। ये मैं मान करके चलता हूं, 500 बरस के बाद रामलला की प्राण प्रतिष्ठान हो रही है, राम मंदिर में, जहां पे एक मस्जिद बना दी गई थी राम मंदिर को तोड़ करके। मुझको ऐसा लगता है सर, आखिरकार याद रखिए सर, आप ही बोलते हैं डॉक्टर ढोने, मुझे आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं, आप ही बोलते हैं, राम जन्मभूमि की पहली भूमि पूजन जो हुई वो किसने करवाई? राजीव गांधी ने करवाई ना सर। 1989 में राजीव गांधी ने कराई। चलिए हनुमानगढ़ी पर करवाई, जहां पर बाबरी मस्जिद थी वहां नहीं करी, लेकिन करवाई तो सही। दरवाजा किसने खुलवाया? राजीव गांधी की सरकार ने खुलवाया ना सर। वीर बहादुर सिंह जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, अरुण नेहरू साहब जो थे वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम हुआ करते थे, लेकिन जो फैजाबाद के मैजिस्ट्रेट ने जो ऑर्डर दिया कि वहां पे जो आरती हो रही है, बाय द वे अगेन फॉर द इंफॉर्मेशन एवरीबडी, 1948 से आरती हो रही थी। अब पब्लिक को भी इजाजत दी गई, गेट खोल दिए गए कि जब आरती होती है, एटलीस्ट संध्या की जो आरती होती है वहां पे लोग जा सकते हैं। जी, मेरा ये कहना है सर, जाना चाहिए था। व्यास जी आप इसके बारे में क्या समझते हैं? अगर मान लीजिए, मैं तो यही कह रहा हूं कि कल हम लोगों ने क्रिकेट मैच देखा जी, और अंतिम समय में एक गुड लेंथ बॉल को बैट्समैन इसलिए छोड़ देता है कि कहीं मैं कोर्ट बिहाइंड नहीं हो जाऊं, और उसी चक्कर में वो अपॉर्चुनिटी मिस कर जाता है। ईश्वरा उसको सामने मिड ऑफ की तरफ मारना चाहिए, लेकिन पीछे कैच बिहाइंड स्टंप आउट हो जाता है, स्टंप कोर्ट बिहाइंड के डर से छोड़ देता है। वही काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। कुछ समाज के मत हमारे हाथ से न छूट जाएं, इसलिए वो अयोध्या 22 जनवरी को जाने से डर गए और उन्होंने मौका चूक गए, और ये वो हम जनता उसको ऐतिहासिक रूप से याद रखेगी। तो सर ढोने साहब कहने का मतलब ये हुआ जो व्यास साहब कह रहे हैं। मैं खुल के पूछता हूं, आप लोग क्या मुसलमान वोट से इतना डर गए कि मुस्लिम वोट आपको नहीं मिलेंगे? आपको क्या लगता है देश का मुसलमान जो है वो राम भक्त नहीं है? आप बताएं सर। ऐसा है, उनके दिल में राम। और बाय द वे आपको एक चीज बता दूं, इसके पहले कि आप जवाब दें, अगली बार जब हम आएंगे इसके ऊपर मैंने बहुत रिसर्च करी है सर, पूरा पेपर भी लिखा है, आई विल सेंड इट टू यू। डू यू नो देयर आर ओवर 300 उर्दू रामायण, 300 से ज्यादा उर्दू की रामायण है, जिसमें से 280 मुसलमानों ने लिखी है। मैं आपको दे दूंगा सर, आप देख लीजिए। अब आप बोलें सर, प्लीज गो अहेड। नहीं, ऐसा है सर कि मैंने मुस्लिम समाज के जो नेता है, खासतौर से आजम खान जैसे लोग और कई मौलाना का भी देखा है, वो कहते हैं कि हो सकता है कि हमारे कृष्ण भी हमारे नबी हो गए, राम भी हमारे नबी। तो भगवान कृष्ण और भगवान राम के खिलाफ कोई मुसलमान को मैंने बोलते हुए नहीं देखा है जी। और वो बोलते हैं, उनके मौलाना भी बोलते हैं कि वो हमारे नबी होंगे, हम मानते हैं कि हो सकता है हमारे नबी होंगे, ये तो बोलते हैं, तो उनका कोई विरोध नहीं रहता। केजरीवाल ने तो इमाम बुखारी का जो सपोर्ट था, उन्होंने बोले कि मेरा सपोर्ट केजरीवाल को, उन्होंने बोला मुझे नहीं चाहिए सपोर्ट आपका, मैं आपके सपोर्ट को अस्वीकृत करता हूँ। उसके बाद भी मुसलमानों ने उनको वोट दिया था। तो ये ऐसा नहीं कि मुसलमानों के डर से नहीं, तो फिर ये बात तो फिर किसके डर से सर? धार्मिक
फिर किसके डर से आप नहीं गए राम जन्मभूमि? नहीं, वो धार्मिक था ना कि पौष महीने में धार्मिक काम नहीं कर नहीं, सकते। धोनी साहब कहाँ रोग हो गया? अयोध्या, काशी, केदारनाथ, महाकाल कॉरिडोर, चार धाम यात्रा, रामायण सर्क्यूट, बुद्धा सर्क्यूट, ये तो लगातार एक के बाद चेन ऑफ इवेंट्स है। कब तक आप एक अपीसमेंट के लिए इस इतने बड़ा मेजॉरिटी चीज को छोड़ दोगे? एक बात बताऊं मैं, राम मंदिर का ताला तो राहुल गांधी ने खुलवाया था, बराबर है, राजीव गांधी ने खुलवाया था, वो शिलान्यास भी किया था, राजीव गांधी ने किया था। लेकिन अयोध्या में राम मंदिर जो बनाया कोई भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाया, ये तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। ऐसा आप लोग बोलते हैं ये बनाओ, तो राम इनका क्या है, इन्होंने थोड़ी बोला तो जाना चाहिए था ना, क्यों नहीं गए? चलिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी का राम मंदिर के निर्माण में कोई रोल नहीं है, बट आई विल से वन थिंग, कांग्रेस का तो कुछ ना कुछ रोल है। सर, आई विल से वन थिंग, लेट मी टेल यू दिस इज रियली, वी हैव कम टू द एंड ऑफ द शो। सर, आई नो पर्सनली फॉर अ फैक्ट, व्यक्तिगत तौर पे मैं ये जानकारी आपको दे रहा हूँ, मैं न जाने कितने मुसलमानों को जानता हूँ, बहुत मुस्लिम औरतें, बहुत मुस्लिम डेलीगेशंस महाकुंभ में गए और डुबकी लगा के आए हैं। सर, आई एम टेलिंग यू दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ माय ओन पर्सनल नॉलेज। तो भारत में जो पुरानी आप इक्वेशन अभी भी करने की कोशिश कर रहे हैं ना, हिंदू वर्सेस मुसलमान वगैरह, वो सब खत्म हो गई है सर अभी। आई बी वेरी फ्रैंक विद यू। और जो चेन में पढ़ के सुनाया हूं, ये हकीकत में होने वाला है। मैं आपको सर, फिर अयोध्या, काशी, केदारनाथ, महाकाल कॉरिडोर, चार धाम यात्रा, रामायण सर्क्यूट, बुद्धा सर्क्यूट, ये कहाँ रुकेगा? व्यास साहब, ये तो कंटिन्यूस चलने वाले हैं। कहाँ आप इसको विरोध करके बैठोगे, सर? इसको बॉयकॉट करोगे? कि आपको एक बताओ, अभी अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ दिल्ली में, मराठी साहित्य सम्मेलन हुआ दिल्ली में, वो उनके जो अध्यक्ष उसमें थी तारा भवालकर, उन्होंने बोले कि जो लोग मुस्लिम से हिंदू बन गए, उसके बावजूद उनके आप घर में जाएंगे तो मुस्लिम से हिंदू या हिंदू से मुस्लिम, तिलक, हिंदू से मुस्लिम या मुस्लिम से हिंदू से मुस्लिम बन गए तो उनके घर में जाएंगे आप, तो जो तिलक रहता है वो तिलक उनके घर में रहता है। कोई अगर उनके घर में गया तो वो तिलक हिंदू लेडी गए तो लगाती है, लेकिन अगर कोई हिंदू लेडीज उनको लगाने की कोशिश करेंगे तो बोलेंगे गले में लगा दो, यहाँ पे मत लगाओ। तो ये तो है, इस देश में अभी भी कुछ पूरी तरह से बुरा हुआ नहीं है, चल रहा सांस्कृतिक जो रहती है परंपरा वो तो चली रही है। लेकिन प्रदीप जी ने जो सवाल पूछा उसका जवाब नहीं दिया सर आपने। द बीजेपी एंड ऑल इट्स एलाइज, दे हैव गॉन सो फार अहेड, इतने ज्यादा आगे बढ़ गए हैं सर। अभी आप जो है, अभी एक बात बोलिए, आप सर अभी ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर के एरा में हैं। सब ये धार्मिक मुद्दों पे लेके चल रहे हैं, वो देश का क्या विकास किए वो बोलिए, कर्जा कितना हो रहा है, रुपया कितना गिर रहा है, ये बात ही नहीं हो रही। लेकिन फिर भी कितने दिन चलाएंगे सर, हम लोग बीकेसी में, मैं छोटी सी बात आपको बोलता हूँ, आप हिंदू मुसलमान की बात क्यों करते हैं सर? आई डोंट डिसएग्री, हमने ये विकास किया, आई डोंट डिसएग्री सर। लेकिन व्यास जी, आपसे एक सवाल पूछता हूँ, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, I would like you to answer this question, but this is based on our personal observation. Sir, I am in BKC right now. धोनी साहब जरा आवाज सुन लें, जो भी आपको बुला रहा है उसको बोल दीजिए 2 मिनट के बाद। We are just about finished. 2 minutes, sir, please. I know you are a very busy man. You already have 2 universities. You are about to start a third. तीसरी यूनिवर्सिटी आपकी शुरू होने वाली है. No problem, sir. One of these days we will also come to you. लेकिन व्यास साहब, we are in BKC right now, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स। आपको मालूम है जब हम लोग यहाँ से अपने ऑफिस से 10:30-11 बजे जब निकलते हैं, वापस जाते हैं, सर, एवरी बार, एवरी रेस्टोरेंट, एवरीथिंग इज कम्प्लीटली फुल, इट इज कम्प्लीटली जैम पैक्ड। लोग वेटिंग में बाहर होते हैं, वेटिंग में बाहर हैं सर, मैं आपको बता रहा हूँ, किसी को जगह नहीं मिलती अंदर। तो सर लोग कहते हैं पैसे नहीं है। अरे पैसे कहाँ से आ रहे हैं यार, बताओ ना। वैसे भी पैसे वाले की मुंबई है, आप ये पैसे वाले की मुंबई है, मतलब लोगों के पास नौकरी है सर। इसका मतलब मुंबई की बात ही अलग है, मुंबई की इमेज ही ऐसी है, बोलते हैं दिल्ली दिल वालों की, मुंबई पैसे वालों की। मुंबई में तो पैसे वाले लोग रहते हैं, हमारे यहाँ अगर कोई करोड़पति आदमी है सर, आपके मुंह में घी शक्कर और करोड़पति आदमी है डॉक्टर तो ढोने उसने बोला कि ये पैसे वाला, लोग बोलते हैं अरे पैसे वाला तो यहाँ क्या कर रहा। सर आपके मुंह में घी शक्कर, घी शक्कर और लस्सी और स्कॉच विस्की, वो 1 मिनट। लेकिन व्यास साहब ये बात ठीक है कि जो बार वगैरह में जा रहे हैं, रेस्टोरेंट वगैरह में जा रहे हैं, पैसे वाले होंगे, लेकिन इतने ज्यादा पैसे वाले हजारों की तादाद में, नंबर 1। नंबर 2, इसका मतलब ये हुआ अंदर जो उनको सर्व कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उनके पास नौकरी है ना सर। व्यास साहब अब आप बताएं इसके बारे में, बोलिए। इसीलिए मैं कहा कि आपने सही कहा कि उनको रोजगार मिल रहा है जी, और जो वहां जा रहे हैं वो जो उनको
पेट्रोनाइज कर रहे हैं जो उनके कस्टमर, वो उनके माध्यम से उनको रेवेन्यू भी अर्जित हो रही है। तो हो रहा है सर। कहीं न कहीं जो धोनी साहब कह रहे हैं कि पिछले 10 साल में 12 या 11 साल में क्या हुआ, ये दिखाता है प्रगति तो हुई है। प्रगति नहीं सर, होती तो इतना आसान नहीं होता। नहीं मुंबई धोनी- यानी देश थोड़ी है, सिर्फ मुंबई ये अरे- देश है। अरे भाई धोनी जी, मैं अभी कल ही 24 घंटे भी नहीं हुआ राजस्थान के जोधपुर शहर में था, वहां भी रेस्टोरेंट के बाहर लाइनें लगी थी। तो खाली दारू मुंबई के लिए की तो बात लाइन नहीं है। लगती है। देखो आप आपको दारू देखिए, अब दारू आप है अपने- ना अपने सर, वाक्य को सुधार मत दूध कीजिए। बेचने का है, दूध बेचने का है तो चिल्ला चिल्ला के बेचना पड़ता। अच्छा, और दारू सुनो, का तो सुनो। ऐसा है, ये सिर्फ धोनी लिखो जी- शॉप। धोनी जी, वहां एक दूध भंडार है, जो मैंने आपको एरिया बता देता हूँ, सोस्ती गेट जोधपुर, रात को 3 बजे तक लाइन लगती है दूध पीने के लिए। आप पता लगा और लीजिएगा, अलग-अलग किसी फ्लेवर के से- दूध मिलते हैं, मैं अशोक जा गहलोत चुका हूं वहां किसी पे। से- अशोक गहलोत जी से पता लगा लीजिएगा। सर मैं जा चुका हूं वहां पे, मैं जा चुका हूं वहां पे। तो दूध अलग अलग 3 फ्लेवर के बजे दूध मिलता है। मिलते हैं और जलेबी वाला भी मिलता है सर। जलेबी मैं के कह अंदर रहा दूध डाल के वो भी मिलता है गरम गरम। बहुत तो जनता बहुत सुखी है, स्वादिष्ट है सर जनता वो। और सुख होती है तब लाइनें लगती है। जी सर, कहने का सो विच मीन्स वी फाइनली कम टू दिस। व्यास साहब, दिस इज फॉर यू। Unfortunately, the gentleman from the BJP could not join us. This question actually was for the BJP and for the people in the center. Vyas Saab, doesn't that mean that the Labour Ministry definition of employment should change? What has happened is over the years, employment has also evolved. अभी तक क्या होता था, हम लोग जो एम्प्लॉयमेंट के जो आंकड़े आते थे वो ये आते थे, भाई सरकारी नौकरियां इतनी, ये इतनी, परमानेंट जॉब्स इतनी। अभी क्या हुआ है, employment has changed. Everybody is employed, but it doesn't show up in the statistics. क्योंकि आप देखिए कितने स्विगी वाले लड़के हैं, कितने जोमेटो वाले लड़के हैं, कितने बाकी सब अलग अलग जगह पर आए, जो आईटी स्टार्टअप्स हैं वहां पर जो लोग हैं, हर एक को काम मिल रहा है सर। बट दैट डेफिनेशन हैज टू कम आउट। दैट्स व्हाट आई थिंक। व्हाट डू यू थिंक व्यास साहब? इसीलिए बजाज साहब देखिए, जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं पिछले 10 साल से, आपने देखे कई हिंदुस्तान के इस तरह के कानून थे जो उनको लगा कि इसकी जरूरत नहीं है और इनको सुधार करके नया लाना चाहिए, वो इंक्लूडिंग लेबर लॉज। और जो आप सही कह रहे हैं कि लेबर लॉज में बहुत बड़े परिवर्तन आए हैं और आने की भी जरूरत है। जिस सेक्टर की आप बात कर रहे हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर हम उसको कहते हैं टेक्निकली, तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है उसकी भी कहीं ना कहीं नोंद होनी चाहिए और उसको भी कहीं ना कहीं उसके अंदर लेना चाहिए। Why that? अब हम जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो एम्प्लॉयमेंट है उसकी भी कहीं ना कहीं नोंद नहीं है। जैसे आज टीचर कॉन्ट्रैक्ट पे है, क्लर्क लोग कॉन्ट्रैक्ट पे है, कहीं ना कहीं सरकारी कार्यालयों में भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लोग अधिकारी गण हैं, तो उनकी कहीं ना कहीं ऑफिशियली नोंद लेने के लिए जब हम ले लेंगे उसकी कहते हैं कि नोंद जिसको हम हिंदी में कहते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं हमको लगेगा कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बड़े पैमाने पे हुआ है, उसको हमको ऑफिशियली स्ट्रीमलाइन करना जरूरी है। उसके लिए कानून में बदलाव आने चाहिए और आ भी रहे हैं। दोनों साहब, इफ यू सी, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आज ही स्टैटिस्टिक्स निकाला है कि दिस इज अ हाउसिंग रेवोल्यूशन चल रहा है। इट्स अ हाउसिंग रेवोल्यूशन। 2024 होम सेल्स हैज इंक्रीज्ड। आवास गरीबों के लिए प्रधानमंत्री की तरफ से जा रहा है। लग्जरी होम्स का अपवर्ड स्विंग है, वो भी बढ़ रहे हैं। स्मॉल स्केल मीडियम साइज हाउसेस, वो भी एकदम हाउसिंग, तो हाउसिंग रेवोल्यूशन चल रहा है। यूपीआई रेवोल्यूशन चल रहा है। यू कैन सी, यू नो, इस चीज को यू कैन फील इट अराउंड यू। दोनों साहब, फिर भी आपको शंका है थोड़ा? धोनी साहब, सर ऐसा है कि हमने देखा है कि देखिए ये जो बता रहे हैं इनके आंकड़े बड़े बड़े रहते हैं लेकिन हकीकत नहीं रहती है ऐसा। जो लोक संख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, उस हिसाब में जो घर चाहिए थे इनके, इन्होंने तो बोले थे कि हम ये 2022 तक लोगों का, ये किसानों का आय दुगनी करेंगे। कहाँ हुई दुगनी आय? आय नहीं हुई दुगनी। उनको किसानों को जो लागत खर्चा है वो दुगना हुआ है और आय दुगनी तो होने का सवाल ही नहीं। अब तो किसान जो आत्महत्या करे इसी कारण से कर रहे हैं। तो ये इनकी बातों के बड़े बड़े बातें रहती है, कुछ नहीं रहता है। देखिए इन्होंने प्रधानमंत्री जी ने बोले थे कि हमने इतने एम्स खोले, इतने आईआईटी खोले, इतने ये खोले, सब बोले। बाद में इनके कुमार कितकर साहब है, कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य, उन्होंने सवाल पूछा था कि 5 साल में कितने आईआईटी और आईआईएम खोले, तो मंत्री जी ने उत्तर दिया एक भी नहीं। तो ये झूठ बोलने वाले लोग हैं, ये हमेशा झूठ बोलते हैं। इनकी बातों पे आप ज्यादा विश्वास मत रखिए। ये हर चीज में झूठ बोलते हैं। और ऐसा है, मराठी में बोलते हैं रेटून बोल खोटा बोल, रेटून बोल। तो जो है ना, झूठ भी बोलो तो ऐसा बार बार बोलो। गोबेल्स के चेले हैं ये सब लोग, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोग। मैं माहिर है।
डॉक्टर साहब से एक चीज पूछना चाहता हूँ बड़ी विनम्रता के साथ, मेरे मित्र हैं, कि केतकर साहब कब राज्यसभा मेंबर से रिटायरमेंट हो गए और कब उन्होंने नहीं हुए ना वो अभी ये 2 कब साल हुए? पहले, एक तो 1.5 साल पहले हुए। का मैं उत्तर आपको है ना? अगले नहीं भाई, सुनिए सर, ये तो 5 साल, हमारे 5 साल जय हो गए। देखिए मैं अभी नहीं मैं अभी डिबेट में बोल रहा हूँ, मैं कोई झूठ नहीं बोलूंगा। 5 मैं साल आपको हो गए। अगले बार आऊंगा तो लेटर लिखवाऊंगा कि 5 देखिए years। केतकर साहब ने सवाल पूछा था 5 years, 5 और ये years। देखिए जवाब दिया था। मैं 5 कोई साल झूठ पहले, नहीं बोल रहा। 5 साल बस पहले। मैं अगले बार 2 साल बताऊंगा। पहले, भाई अपना जो 2 ग्रुप साल है, पहले। हाँ, जो भी है, ये 2 साल क्या 10 साल से भाजपा की सरकार बन रही है, चल रही है 10 साल से। और मोदी जी ने तो अभी बोले थे कि इतने बन गए उतने बन गए 5 साल में। अब उन्होंने 1 साल पहले बोले थे, मैं आपको दूंगा ना उसका। अभी कि अभी उन्होंने मेरी बोले थे आपसे कि कुछ विनंती है, अभी मेरी विनंती है, लीडर ऑफ अपोजिशन खड़गे साहब हैं राज्यसभा में, एक प्रश्न फिर इसी बात पे पूछ लीजिए, जवाब आ जाएगा, है ना? राइट, थैंक यू सो मच जेंटलमैन, इट्स बीन अ ग्रेट प्लेजर एज ऑलवेज। आप दोनों जब रहते हैं तो डिबेट का बहुत मजा आता है सर। इट्स Thank you, ऑलवेज sir. रियली एंड ट्रूली लवली टॉकिंग टू द बोथ ऑफ यू Thank एंड you, गेटिंग धोनी बोथ जी, साइड्स। thank you. थैंक यू you, वेरी thank you, मच। नमस्कार, नमस्कार सर, thank you, नमस्कार, thank नमस्कार सर। जय हिंद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। Really and truly wonderful. That was nice. That was a nice Very, very debate. Especially since we didn't have a third wheel. So if you have two of these guys and both of them are as intellectually evolved as and learning And very disciplined. as Dr. Dhone and Sushil Vyasji, both of them really and truly very, very good. And amazingly enough, Dhone Saab was in Samajwadi Party earlier and now is in the Congress. Vyas Saab was in the Congress earlier and is now in the Shiv Sena Shinde. So they've had the experience of all sides, so to speak. Right, that's just about it in tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही, दोनों प्रदीप जी और मेरी तरफ से। आप सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, घंटी भी बज गई है। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू सेंड योर कमेंट्स, अपने कमेंट्स जरूर भेजें। वील ऑफ कोर्स सी यू टुमारो। प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सब लोगों को नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। Vande Mataram.